Okay, hello everybody, how are you all? कैसे हो आप लोग? Fine. I hope you can see the screen and you can hear me as well. Please respond in the chat box if everything is fine. Yeah. Good afternoon. Good afternoon everybody. ठीक है. See, आज जो है हम लोग एक टॉपिक करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. I hope. अच्छा हाँ, कुछ होमवर्क भी था. We'll cover that first. Good afternoon. बता दो होमवर्क में कुछ डाउट है क्या? Let us discuss that first. Everybody, is there any doubt in the homework which was shared? बताइए कहाँ से कहाँ तक दिया गया था आपको होमवर्क? I think it was from 120 to 145. ऐसा ही कुछ था. 122 से 145. हाँ ठीक है. So let us discuss that first. Okay. उसमें बताइए 122 से 30 तक किसी को कोई दिक्कत है? Everybody 122 to 30. Any doubt? No. Okay. 131. Kathan is asking question 131. Atharv is asking 127. ठीक है 127 करता है. जो 127 क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या? The equivalent equivalent conductivity can be measured in terms of specific conductance kappa and concentration n in gram equivalent dm cube as. देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर डीएम क्यूब तो होता ही है ना, तो इसका तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है एवरीबॉडी. व्हाट इज दैट फॉर्मूला बताइए? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर मोल जो है वो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर मोल ही होता है ना. अथर्व, इज दैट क्लियर? जब नंबर ऑफ ऐसे लिखते हैं हम इसको 10 की पावर 3 अपॉन n, तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट्स क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. दिस इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इसलिए इक्विवेलेंट इनवर्स लिखते हैं. ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा बताओ? ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है ना. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो बी होना चाहिए आंसर. देयर आंसर शुड बी बी. 122 वेदांत पूछ रहा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ. देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होता है, मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की. तो इलेक्ट्रोलाइट्स को जब तुम पानी में लेट से ऐड करोगे, जैसे NaCl पानी में ऐड करोगे, तो वाटर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है? वेदांत जरा ये बात बताओ, जैसे तुमने पानी में नमक डाल दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिलेंगे? वेदांत, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नहीं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तो इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर में ही रहते हैं ना. ये तो समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स तो वाटर में ही रहेंगे ना. इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब वाटर में फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे क्या? वेदांत, इज दैट क्लियर? नहीं एग्जिस्ट करेंगे ऑब्वियसली. तो आंसर का डी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है क्या? कंडक्टिविटी वाटर का, हाँ वाटर का कंडक्टिविटी हो सकता है. देखो वाटर का कंडक्टिविटी सौरभ हो सकता है. तो इसका आंसर वेदांत, आई विल कम टू योर क्वेश्चन सौरभ, तो इसका आंसर क्या होगा वेदांत? बी होगा. इज दैट क्लियर? ओके. तो 122 का आंसर होगा बी. अब से सौरभ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी का कंडक्टेंस हो सकता है क्या? एवरीबॉडी, वाटर का कंडक्टेंस हो सकता है. देखो वाटर भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट आयनाइज होता है H+ और OH- में. तुमने पढ़ा होगा राइट? जैसे हम बात करें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, तो H2O इज डिसोसिएटेड इनटू H+ एंड OH- आयंस, राइट? और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो 10 की पावर -14 होता है एट 298 केल्विन. तो यानी कि H+ और OH- प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, राइट?
तो अब यदि सी नॉर्मली इट इज वेरी लेस सो वी इग्नोर इट, बट यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. इफ द वैल्यूज आर गिवन लाइक दैट or they're asking you to calculate those things, so you'll have to consider that. Normally it is very less, so we normally ignore it. ठीक है सौरभ, is that clear? Okay, now 126. जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी यही करते थे ना, नॉर्मली वाटर को इग्नोर कर देते थे, बट यदि कंपेरेबल वैल्यूज आ जाते थे जिसमें हमें जैसे 10 की पावर -7 मोलर HCl का pH निकालना पड़ जाए, तो वहां पे तो हम कंसिडर करेंगे ना. ठीक है, तो या तो कंसिडर करने बोल दे तुम्हें एग्जैक्टली कि यूज कीजिए, कंसिडर कीजिए, वैल्यू दे दे, तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा. अदरवाइज नहीं दिया है तो नहीं कंसिडर करते. 126 ना, 126 में क्या है, इफ x इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो x स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो वो तो बोल रहा है y इज मोलैरिटी, तो लेमडा m क्या होगा, ये तो फॉर्मूला होता है यार सीधा सा. देखो कंडक्टिविटी क्या होता है एवरीबॉडी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज कापा इनटू 10 की पावर 3 अपॉन m. एंड व्हाट इज कापा, इट इज 1 अपॉन x. x क्या है, रेजिस्टिविटी है. ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ये समझ में आ रही होगी. अब इसका मोलैरिटी दे रखा है y, तो ये आएगा 10 की पावर 3 अपॉन xy. ठीक है, 126 किसका डाउट था, 126 किसका डाउट था, वन 126 किसका डाउट था. ओके, तो आदित्य क्लियर हो गया. डिस्टिल्ड वाटर रखोगे, उसका आंसर जो तुम पूछ रहे हो सौरभ, उसका आंसर डिस्टिल्ड वाटर होगा. टैप वाटर, कंडक्टिविटी वाटर, सब में थोड़े बहुत आयंस होते हैं. कंडक्टिविटी वाटर तो ऐसा कुछ टर्म होता नहीं है. सी दिया है, डजंट मेक सेंस. कंडक्टिविटी वाटर का कोई मतलब नहीं है. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अरे आंसर उन्होंने क्या दिया है, अरे कंडक्टिविटी वाटर करके कुछ होता ही नहीं है टर्म, कुछ स्पेशल टर्म होगा जो प्रिंट मिस्टेक है. डिस्टिल्ड वाटर होगा जिसमें आयंस नहीं होंगे. देखो इसमें पूछने का मतलब ये है इनका कि यदि कुछ आयंस होते हैं ना पानी में, तो उनके कंडक्टिविटी में आ जाएगा, और इसके कारण जो तुम इलेक्ट्रोलाइट का मेजर करोगे वो अफेक्ट हो जाएगा. जैसे तुमने पानी में हल्का सा एसिड दे दिया, या फिर रेन वाटर यूज कर लिया जो कि हल्का एसिडिक होता है, या फिर हार्ड वाटर यूज कर लिया जहां पे आयंस होते हैं, तो इन केसेस में जो तुम्हारा कंडक्टिविटी आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा. तो यदि तुम्हें एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर करना है तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हम क्या करें, ऐसा पानी यूज करें जिसमें कोई भी आयन ना प्रेजेंट हो. राइट, फाइन. नाउ मूविंग टू 131. 131, when a concentrated solution of electrolyte is diluted. देखो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को जब तुम डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, ये तो डिक्रीज होगा. राइट, आई विल आंसर यू वेदांत. सी 131 में तुम्हें पता है जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करोगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, तो इक्विवेलेंट भी तो बढ़ेगा ना. 131, इज दैट क्लियर? ओके, वेदांत इज आस्किंग. वेदांत तुम्हारा सवाल क्या है, तुमको अनम्यूट कर देते हैं, पूछ लो जो पूछना है. व्हाट डू यू वांट टू आस्क, आई विल अनम्यूट यू. बताओ क्या डाउट है. बोलो, अनम्यूट किया है, बोलो. वेदांत, वेदांत, मैंने अनम्यूट. सर हाँ बोलो. अभी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया तो कनेक्ट किया उन दोनों को, दोनों सेल्स को,
तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे ना कनेक्शन से। वायर में फ्लो होंगे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो उससे आयन जनरेट होंगे सॉल्यूशन में। जरूरी नहीं है, सोल्यूशन में पहले से भी आयंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हर बार आयन थोड़ी जनरेट होता है। अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो आयंस जनरेट होंगे ना सॉल्यूशन में। तो ये तुम नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से आयन जनरेट पक्का होंगे, सोल्यूशन में पहले से भी हो सकते हैं, बट हाँ जनरेट हो सकते हैं, ये बात मैं इग्नोर नहीं करूंगा। तो अच्छा, आयन जनरेट होंगे तो वो वायर में, क्या तुम्हारा ये कहना है कि वो इलेक्ट्रॉन सेल पानी में घुस जाएंगे? नहीं नहीं, पानी में नहीं, पर तो कॉज मतलब रीजन है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, जनरेशन आयंस का। और वो रीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस रीजन है। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके मूविंग ऑन। 131 के बाद 135। 135, the specific conductance of a saturated solution of AgBr is K Siemens centimeter inverse। ये तो आसान है, देखो तुम्हारे पास 135 क्वेश्चन है, उसमें लेमडा एम क्या आएगा? लेमडा एम AgBr का क्या आएगा एवरीबॉडी? वो आ जाएगा x प्लस वाई। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेमडा एम AgBr का आएगा x प्लस वाई। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। x प्लस वाई आएगा, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके नाउ हम यदि तो आगे बढ़ जाते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं कापा की। तो वो कितना दे रखा है? k। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो k दे रखा है तुम्हें। और सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, राइट? तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ये जो लेमडा m है दैट विल बी कापा इनटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ 3 अपॉन s, राइट? सो दिस इज सॉल्युबिलिटी, राइट? तो अब ये कापा लेमडा m x प्लस वाई है, ये k हो गया इनटू 10 रेज़ टू पावर 3 बाई s। तो अब देखो s क्या आ गया इसका? k into 10 raised to power of 3 upon s, sorry, k upon 10 into 10 raised to power of 3 upon x plus y। Is that clear or not? ठीक है, अब solubility in ग्राम पर लीटर, जैसे ये मोल्स पर लीटर आया, ठीक है, ये मोल्स पर लीटर आया तुम्हारा, k into 10 raised to power of 3 upon x plus y। तो ग्राम पर लीटर कैसे कन्वर्ट करोगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा AgBr का मोलर मास, जो कि होता है सिल्वर का 108 और ब्रोमीन का 88, सो इट इज 188 अपॉन x प्लस वाई। क्या आएगा आंसर बताओ? क्या आएगा आंसर इसका? 135 का आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट बताइए, लिखना है क्या? यू वांट टू राइट दिस? एक सेकंड रुक जाओ। 137 की बात करेंगे पहले। A conductance cells was filled with, देखो मोलैरिटी तुम्हारे पास सोल्यूशन की है 0.02 और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है आपको K, इट इज 2.768 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ -3 ओम इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस दे रखा है, इट इज 82.4 ओम। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो आर सेल कांस्टेंट क्या होता है? आर होता है रो एल बाई ए, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं इसको 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई रो ए बाई एल। तो ये 1 बाई आर आ जाएगा के इंटू ए बाई एल। तो इससे ए बाई एल निकल जाएगा, राइट एवरीबडी? अब ये ए बाई एल निकल जाएगा तो इससे एल बाई ए निकल जाना। देखो 1 बाई आर इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू के। सो व्हाट इज L by A? L by A is K into resistance. Is that clear? So K into resistance कर लो। K आपको रेजिस्टेंस दोनों दिए हुए हैं। K दे रखे हैं 2.768 into 10 raised to -3 और this is 82.4। प्रथमेश डन? ओके ठीक है एवरीबॉडी। Now I'll come to 140, please wait। Let us come down to question number 140। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। देखो
lambda m infinity can be obtained, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो कैसे निकाली जा सकती है? तो ऑप्शन दे रखा है भाई, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ lambda m एंड रूट c टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड बाय नोन वैल्यूज ऑफ देखो इसका आंसर तो बेस्ट बी होगा, इसका आंसर बेस्ट बी होगा, क्योंकि इसका नॉन लीनियर ग्राफ होता है, राइट एवरीबॉडी, इसका ग्राफ नॉन लीनियर होता है। अब ये मैथमेटिकली ऐसा कोई एग्जैक्ट रिलेशन थोड़ी होता है लेमडा एम और सी का, रूट सी का, यहाँ पे एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन थोड़ी है, तो अप्रोक्सीमेशन होता है ना कि लेमडा एम इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1/√c, कोई एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन तो होता है नहीं। तो तुम्हें यदि एग्जैक्ट चाहिए वैल्यू, और दूसरी चीज हम इनफाइनाइट डाइल्यूट कर भी नहीं सकते इसको थ्योरेटिकली, मतलब थ्योरेटिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो यदि हमें प्रैक्टिकली मेजर करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का इन मोलर कंडक्टिविटी, वो भी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसका यही सही तरीका होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से निकाले, और वही कोलरॉश लॉ का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस जो कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, वही है ना कोलरॉश लॉ, वो ये बताता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, राइट। तो इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी, इसका आंसर बी होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि ए एक्यूरेट नहीं आएगा। जो आंसर एक्यूरेट आएगा, डेबी होकल इक्वेशन जो है सूजल, दैट इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे? नेक्स्ट 140 के इसलिए ए नहीं हो सकता, बी होगा। अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा तुम्हारा आंसर 140 में, बट वो एग्जैक्टली नहीं आएगा। 140 के बाद बताइए 145 तक कुछ और डाउट है? 141 ओके। Okay, let's talk about question 141. The conductance of a salt solution measured by two parallel electrodes of area. देखो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस जिसके थ्रू वो सेपरेटेड है, रिटन सूजल, सूजल रिटन, फाइन। अब जो डिस्टेंस के थ्रू वो सेपरेटेड है, वो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है एवरीबॉडी? हमें निकालना है सेल कांस्टेंट, क्योंकि नहीं, हमें निकालना है रेजिस्टिव। देखो हमें ये दिया हुआ है, तो हम L बाई ए निकाल लेते हैं इससे, तो L बाई ए कितना आएगा अपना? 0.1 आएगा, राइट। अब हमें क्या दे रखा है? हमें G दे रखा है, G दे रखा है 0.000, एक सेकंड रुक जाओ, 1 सीमेंस, राइट। तो हमें ये पता है कि R होता है रो L बाई ए। 140 का रीजन, नमन, हमने 140 का रीजन ये सीखा है कि एक्चुअली में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ग्राफ बताने का। हम ये बताते हैं कि लेमडा इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1/√c, कोई मैथमेटिकल रिलेशन होता ही नहीं है। एग्जैक्ट जो रिलेशन है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जिसको बोलते हैं डेबी और सैंगर हक्कल इक्वेशन। तो इसीलिए हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि हम निकाल लें कोलरॉश लॉ के थ्रू, है ना, यही है रीजन। तो अब यदि हम 1/r लिखते हैं तो 1/रो a/l हो जाता है, यानी ये अब देखो क्या आएगा, g, और ये आ जाएगा लेट से k कापा, ये आएगा L/a। तो अब जरा खुद समझने की कोशिश करो, ये क्या आ रहा है? a/l क्या आएगा? ये आएगा g/k। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे जैसे पिछले बार किया था ये वाले क्वेश्चन में, कहाँ गया ये वाले क्वेश्चन देखो, L बाई ए यदि हमें निकालना है तो ये आ जाता है कंडक्टिविटी इंटू R। वही चीज यहाँ पे भी हमें करनी है, तो यहाँ पे भी वही चीज हम कर सकते हैं। तो ये L बाई ए जो है वो क्या आएगा? L बाई ए आ जाएगा अपना कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली लिख सकते हैं, चलेगा एवरीबॉडी?
एवरीबडी इज दैट क्लियर? डायरेक्टली लिख देते हैं, पिछले बार हमने डिराइव किया ही है, देखो ये वाला रिलेशन आर के टर्म्स में, देखो ये यहाँ पर, ठीक है, एल बाई ए इज इक्वल टू के बाई ए इंटू आर। वैसे ही है, तुम्हें मतलब एक तरह से इस तरह इसको रिजोल्व कर लेना है ताकि एल बाई ए आ जाए। तो अब देखो क्या है, के तुम्हें दे रखा है क्या क्वेश्चन में? के नहीं दे रखा है, एल बाई ए दे रखा है, एल बाई ए आ गया अपना 0.1, ठीक है, और के और आर दे रखा है, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 1/0.0001। तो के क्या आ गया, ये आ गया 10⁻⁻5 आया, राइट, 10⁻⁻5। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, जी 1/r होता है, तो r को मैंने 1/g लिख दिया है। क्या डाउट है इसमें कुछ? अरे यहाँ पे ये वाला रिलेशन तो हमने ऊपर वाले में डिराइव किया ना, एल बाई ए इज इक्वल टू के इंटू आर, तो आर को मैंने 1/g लिखा है, g होता है 1/r, तो r को मैं नहीं लिख सकता हूं 1/g, तो g दे रखा है ना क्वेश्चन में 0.0001, तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये क्लियर नहीं हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये k आ गया 10⁻⁻5। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब देखो क्या है, हमें वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम देख लेते हैं। ओके, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, एरिया 100 मीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आ गया, यानी 1 लीटर, राइट। तो लैम्डा एम कैसे निकालते हैं? k इंटू 10⁻³ अपॉन मोलैरिटी, तुम्हारे पास 0.1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो 10⁻⁻5 10⁻³ अपॉन, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह का, तो ये 10⁻⁻1 आया, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर है, डाउट है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 143 the increase in equivalent conductivity of a weak electrolyte with dilution। जैसे पानी डालते हैं तो बढ़ता है, क्यों, क्या रीजन है बताओ? डिसोसिएशन डिग्री में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, राइट। एवरीबॉडी ये क्लियर है या नहीं है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर और नॉट? इसमें डिक्रीज डिसोसिएशन होता है। अब बताओ मोबिलिटी बढ़ेगा या कम हो जाएगा? एवरीबॉडी, मोबिलिटी बढ़ेगा या कम हो जाएगा? मोबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा, इज दैट क्लियर? तो आंसर क्या है, क्योंकि हम देखो हमने ये पढ़ा था ना, कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, ठीक है, ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स फैराडे। जो सी आयंस यदि तेज भागेंगे तो कंडक्ट ज्यादा करेंगे ना। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे जैसे NaCl में तुम पानी डालते हो, NaCl में तुम पानी डालते हो, तो होता क्या है, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ये Na+ का इंटरेक्शन इस Cl- से कम होता जाएगा। तो इसके केस में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या है कि ये कटायन इस अनायन को भूल गया है और अब इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये कटायन इस अनायन को भूल गया है, अब इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इज दैट क्लियर और नॉट? और वहां हम पढ़ते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी क्योंकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम बताते हैं। एक रिलेशन भी हमने पढ़ा है कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अरे खुद सोचो, पानी जितना ज्यादा डालोगे ये Na+ का इंटरेक्शन इस Cl- से कम होता जाएगा और उसके कारण वो इंडिपेंडेंटली मूव करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली मोबिलिटी बढ़ता ही जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं। 142 का क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
कंडक्टिविटी की बात हो रही है वेदांत। एवरीबॉडी, कंडक्टिविटी पानी जो है डालने से बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ। तो उसका आंसर तो बी ठीक दिया है ना, यही तो हमने पढ़ा है। कंडक्टिविटी पानी डालने पे, कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। यदि तुम जैसे रेजिस्टिविटी का होता है ना कंडक्टिविटी, तो वो तो काप्पा की बात हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो रही है। अल्फा का, आदित्य अल्फा जैसे जैसे पानी डालते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में ज्यादा डिसोसिएट होता है। So if you keep on adding water, the degree of dissociation will improve. That way, the number of ions will also increase. Forces of attraction will also decrease, and that is why at infinite dilution हम लोग ऐसा बोलते हैं कि there is a state in which there is independent migration of ions. यानी कि ये कटायन एक अनायन को भूल जाएगा और उस केस में बेस्ट कंडक्टिविटी जनरेट होगी। और किसी का कोई डाउट है? ओके, नाउ सी सर्विस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो नॉर्मली तो जो तुम्हारा एक टॉपिक बचा है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है ये बचा है, और ये मतलब बेसिकली तुम सोचोगे तो एडवांस लेवल का टॉपिक है। कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज जो है उन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं कमर्शियल, बट हम लोग उसको करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। नहीं, कमर्शियल सेल्स बैटरी भी तो है। देखो नॉर्मल टाइट्रेशन तुमने पढ़ा है ना, नॉर्मल टाइट्रेशन एवरीबॉडी चैप्टर देखते हैं खत्म होगा यानी नॉर्मल टाइट्रेशन सबने पढ़ा है। नॉर्मल टाइट्रेशन में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, एक होता है नोन सॉल्यूशन। लेट्स से दिस इज नोन सॉल्यूशन, और एक जिसकी हमें सब कुछ जानकारी है। नोन हम ऊपर नीचे कुछ भी रख सकते हैं, राइट, ठीक है। और हम लोग एक सॉल्यूशन से ऐड करते हैं अननोन सॉल्यूशन, ये अननोन और नोन ऊपर नीचे हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली अपने पास एक नोन सॉल्यूशन है और एक अननोन सॉल्यूशन है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम लगा देते हैं n1v1 इज इक्वल टू n2v2, राइट, ये तरीका होता है। और हर बार पे हम चेक करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, स्टरर यूज करते हैं, जिससे हमें एग्जैक्टली पता चल पाए कि हम किस पॉइंट पे सोल्यूशन को मतलब रिएक्शन को एंड करने वाले हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सर्किट में करंट लगाएंगे यहाँ पे। और मान लो ये इंसुलेटर है और ये दो मेटल के कंटेनर्स हैं, यहाँ पे हम सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे और देखेंगे, कंडक्टेंस मेजर करेंगे सोल्यूशन का, और ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हम ये बताएंगे कि रिएक्शन जो है वो खत्म हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये एडवांस लेवल का एक टॉपिक है जिसपे एडवांस में काफी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 4-5 साल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। सी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कटायनिक कंडक्टिविटी, ये अभी तक डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाया कि क्या होता है। अभी इसको पढ़ने के पहले थोड़ी बहुत चीजें हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सी कटायनिक कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एवरीबॉडी बताओ। कटायनिक कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना हो गया, अभी चालू किया है आयुष, अभी रिवीजन करवाया था, मतलब पिछले क्लास का डाउट लिया था, अभी चालू ही किया है। देखो कटायनिक कंडक्टिविटी जो होता है ना, कटायनिक कंडक्टिविटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ये समझ में आ रही है बात? एवरीबॉडी ये समझ में आ रही है चार्ज डेंसिटी? यानी तुम खुद सोचो, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस, इनका हाइड्रेशन होता है पानी में, राइट, इनका हाइड्रेशन होता है पानी में। अब होता क्या, यदि हाइड्रेटेड रेडियाई की तुम बात करोगे ना, हाइड्रेटेड रेडियस, तो ये पानी में बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है, ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। Li प्लस का सबसे साइज छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाता है, ये चींटी से हाथी बन जाता है। तो अब सब पानी में सबसे बड़ा हो जाता है Li प्लस, ठीक है, फिर Na प्लस, फिर K प्लस, फिर इस तरह से Rb प्लस, फिर Cs प्लस, तो पानी में ये सबसे बड़ा हो जाता है। और यदि तुम इनकी मोबिलिटी देखोगे ना, तो जो सबसे छोटा आयन था
वो पानी में सबसे बड़ा हो जाएगा, और वो जो बड़ा है ना वो बहुत धीरे मूव करता है। तो मोबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है CS+ की। ये हमने वैसे एस ब्लॉक में भी पढ़ा था और केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, आई होप तुम्हें याद होगा। तो अभी मोबिलिटी और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा पानी में किसकी होगी एवरीबॉडी? ये बहुत इजी चीज है, ये जनरल बात है, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं इसको। तो ये सबसे ज्यादा इसकी होगी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो कटायनिक कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा और वो मूव नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अरे देखो, ऐसे समझने की कोशिश करो कि जैसे मान लो एक बहुत पॉपुलर हीरो जा रहा है ऑडियंस के बीच में। तो पॉपुलर हीरो जाएगा तो ऑडियंस वाले उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, ऑटोग्राफ वगैरह ले लेंगे, ठीक है? तो उसको जाने नहीं देंगे। तो बट यदि कोई बिल्कुल पॉपुलर बंदा नहीं है, इसको कोई नहीं जानता है, वो आसानी से जा सकता है। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ऑब्वियसली उसको ज्यादा दिक्कत होगी क्रॉस करने में, क्योंकि लोग उसको पकड़ लेंगे। Na+ और K+ का रेडियस सेम थोड़ी होता है आदित्य। K+ बड़ा होता है ऑब्वियसली, इफ यू मूव डाउन द ग्रुप द साइज विल इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे हम इस केस में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी CS+ की होगी। देखो, उसी तरह से यदि हम बात करें हाइड्रेटेड रेडियस, नहीं K+ का बड़ा होगा। यदि हम अनायनिक कंडक्टिविटी की बात करें एवरीबॉडी, अनायनिक कंडक्टिविटी, so don't you think it will also be proportional to charge density? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अरे वेदांत, नीचे ऊपर का कोई कन्वेंशन नहीं है भैया, तुम अजीब गरीब चीज में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो। मैंने बोला था नीचे ऊपर कुछ भी रख सकते हो तुम, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं होता है, जो नो वन रखना चाहो रख लो। यहाँ पे मोबिलिटी जो है, हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो Na+ का बड़ा होगा, और ठीक है उसके हिसाब से इसका अपोजिट आएगा। ये एरो लगा दिया मैंने, ठीक है आदित्य? अनायनिक कंडक्टिविटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे देखो F- है, Cl- है, Br- है और I- है, ठीक है ना? तो अब यदि तुम सोचोगे एक्वस में, तो एक्वस मीडियम में साइज सबसे बड़ा किसका होगा एवरीबॉडी? एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा साइज बड़ा किसका होगा? F- का होगा, राइट? सो दिस इज हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस। अब उस केस में मोबिलिटी तो अपोजिट होगा ना, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? F- सबसे कम, फिर Cl-, Br-, I-। बट दिस इज इन वाटर। ये किसमें? वाटर मीडियम में। तो ये तो एक जनरल बात है कि मोबिलिटी कंडक्टिविटी किसी भी कटायन के लिए या फिर अनायन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के, प्रोवाइडेड उनके चार्जेस एक जैसे हो, जैसे यूनि नेगेटिव हो, यूनि पॉजिटिव हो। सिमिलर यदि चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज यदि सेम है एवरीबॉडी, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के, यानी चार्ज पर यूनिट रेडियस के। तो ये एक बेसिक चीज होती है जो आप लिख सकते हैं, राइट इट डाउन, लिखना है, ये भी लिख लिया है ना? स्क्रॉल करूं मैं? ये नया कुछ नहीं है, ये वही चीज है जो हम लोग एस ब्लॉक में भी पढ़े हैं और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हैं। कहानी में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। पोलर अप्रोटिक मीडियम, पोलर एप्रोटिक मीडियम में कैसे उल्टा होगा? सेम ही होगा। मीडियम बदलने से फर्क पड़ेगा, बट एप्रोटिक विल इट मेक सेंस? न्यूक्लियोफिलिसिटी में फर्क पड़ता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तुमने SN1 SN2 पढ़ा है, उसमें कंपेयर कर रहे हो क्या कि SN2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज हो जाता है?
ठीक है, वैसे हम यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं SN1 SN2 में, तुम पोलर एप्रोटिक में पढ़ते हो SN2 और पोलर प्रोटिक में पढ़ते हो SN1, तो एक्चुअली उसका रीजन अलग होता है ना। बेसिकली उसका रीजन ये होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कटायन और अनायन दोनों को सॉल्वेट कर देता है, इसलिए तुम्हारा कार्बोकटायन आसानी से बनेगा। ए प्रोटिक क्या करता है, सिर्फ कटायन को सॉल्वेट करता है, ठीक है। ए प्रोटिक कटायन को सिर्फ सॉल्वेट करता है, ठीक है, अनायन को सॉल्वेट करता ही नहीं है, तो इसलिए बॉन्ड हेट्रोलिटिकली नहीं टूट पाता और वहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। खैर, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं है, बेसिकली F माइनस हाइड्रोजन, F माइनस के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सिर्फ, ठीक है एवरीबॉडी। मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी में उल्टा क्यों? अरे मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी तो सेम तो लिखा है मैंने। कथन, तुम्हें क्या कंफ्यूजन है? अरे मोबिलिटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उल्टा कहाँ है? हाइड्रेटेड रेडियस और मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, मोबिलिटी तो प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी की, हमने तो सीखा है ना। कथन, तुम्हारा क्या डाउट है, कहाँ उल्टा दिख रहा है तुम्हें? मोबिलिटी और कंडक्टिविटी F माइनस फिर Cl, तो ये तो हाइड्रेटेड रेडियस है और ये है मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एवरीबॉडी डन? आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्रोटिक वाली बात तो है नहीं, यहाँ तो हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, and if you talk about an aprotic solvent, then it does not solvate anion. I hope you know that. There is no option of conductivity in that case, so that won't come in electrochemistry in any case. ठीक है, ओके। अभी ऑर्गेनिक में तुम उसको पढ़ते हो, कहाँ पे कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कहाँ क्लासिकल कार्बोकटायन बनेगा, कहाँ नॉन क्लासिकल यूज होगा, ये सारी चीजें आती है वहां। यहाँ पे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट इतना है हमारे पास कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो अपना वाटर है, विच इज पोलर प्रोटिक, ठीक है। तो यहाँ हमें डायरेक्टली यही रिजल्ट लगाना है कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ सकते हैं, आई बिलीव। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस टॉपिक कि अपना जो ये टॉपिक है कि बेसिकली हम बात किस हिसाब से कर रहे हैं। तो देखो, पानी में बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, वेरियस इंटरेक्शंस इन वाटर। पानी में बहुत तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं? एक चीज तो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन, दूसरा क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तुम्हें क्या लगता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन, दोनों इंटरेक्शन कंडक्टिविटी को कम करते हैं या बढ़ाते हैं? एवरीबॉडी ये बताओ, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन हो या सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो, दोनों इंटरेक्शन कंडक्टिविटी को कम करते हैं या बढ़ाते हैं? जरा समझने की कोशिश करो। यदि तुम्हारे पास Na प्लस और Cl माइनस है, यदि ये Na प्लस अपने Cl माइनस को भूल नहीं रहा है, जैसे ये मान लो हीरो और ये हीरोइन है, इनको अलग अलग दौड़ाना है तो कंडक्टिविटी होगा ना, दोनों साथ में रहेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इनको हमको अलग अलग करना है या सही साथ में रखना है कंडक्टिविटी के लिए? पहले तो ये समझाओ। तुम्हें Na प्लस और Cl माइनस को अलग करना है ना, इनको भगाना है, तो तुमको ये इंटरेक्शन मिनिमम रखना चाहिए ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब ये इंटरेक्शन कम करने के लिए ये इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ता है, इसको अलग ही ये कर रहा है। तो अब बेसिकली यदि ये, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन जो भी है, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि इसको अलग ही करेगा सॉल्वेंट, तो अब इससे छूटेगा ये, तब इसको पकड़ेगा, राइट। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। तो हमें क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कम करना है, एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन सल्यूट इंटरेक्शन इज मिनिमम, या फिर बोल सकते हो टेंडिंग टू जीरो।
टेंडिंग टू जीरो एट वॉल्यूम टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये समझ में आ रहा है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ऑलमोस्ट जीरो होता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, राइट? सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन मतलब जैसे Na प्लस का Cl माइनस के साथ इंटरैक्शन, ये सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन हुआ। इज दैट क्लियर? जैसे तुमने पानी में NaCl डाल दिया तो Na प्लस जो है वो Cl माइनस की तरफ अट्रैक्टेड है, बट यदि दोनों साथ में रहेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे और उससे चार्ज कैरियर कंडक्ट नहीं करेगा, राइट? आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं हम? ये लिख लिया सबने? तो कंडक्टिविटी हमको बढ़ाना है तो हमें सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन कम से कम रखना होगा। करंट पास करेंगे सेपरेट हो जाएगा, नहीं करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा ना, हमें तो इलेक्ट्रोलाइज नहीं करना, हमें कंडक्टिविटी मेजर करना है। ठीक है आदित्य? हम इलेक्ट्रोलाइज नहीं करना चाहते हैं, हम कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं। ये हमने सीखा था लास्ट केस में, ये हमें एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइज नहीं करना है। इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो फिर तो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट। हमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करना है, हमको मेजर करना है। तो हम ऐसा जुगाड़ बिठाएंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस तो ना ही हो। एक्चुअली में एसी यूज करते हैं, डीसी यूज नहीं करते हैं। मैंने बताया था तुम लोगों को ये बात, ठीक है? अच्छा, एनसीईआरटी में एक चीज दे रखा है कि इसको मेजर करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। एनसीईआरटी पढ़ते हो तुम लोग? एनसीईआरटी में एक जनरल बात दे रखा है कि देखो मेजर कैसे करते हैं। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे सेल है और यहाँ एक सर्किट है, ये कोई जनरल, वैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो जब R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 होता है तो ये कंडक्ट नहीं करता। R5 में नो करंट, R5 विल हैव नो करंट। तो इस तरह से एनसीईआरटी ने एक बात बता रखी है कि इस तरह का सर्किट बना करके तुम जो है इसका प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी बता दी मैंने। R1 वाले को मेजर कर सकते हैं। जैसे R1 में तुमने रख दिया कोई इलेक्ट्रोलाइट, R1 में तुमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो तुम इस तरह से एडजस्ट करो ताकि इसमें करंट आए ही ना, और जिस पॉइंट पे करंट नहीं आएगा उस पॉइंट पे तुम इसमें मेजर कर लोगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिससे तुम मेजर कर सकते हो रेजिस्टेंस। आगे बढ़ सकते हैं। फिजिक्स में तो हो गया होगा, व्हीटस्टोन हो गया होगा। फाइन। तो अब देखो प्रॉपर अभी तक हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे आ नहीं पाए। हमने सीखा है कि कटायनिक एंड अनायनिक कंडक्टिविटी, कटायनिक एंड, वेदांत जरूरी नहीं है तुम एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिकल के लिए एनसीईआरटी कोई खास इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, बट वैसे तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी चाहिए, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड गो टू एनसीईआरटी। व्हीटस्टोन वाली वायर पे एक सोल्यूशन लगा दो, मैंने लेवल तो किया है ना। ये वाला R1 पे लगा दो इलेक्ट्रोलाइट, जिस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस जो है R5 उसमें करंट जीरो होगा, उस पॉइंट पे R1 by R2 इज R3 by R4। उस तरह से तुम R1 मेजर कर सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? आगे बढ़ जाएं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कटायनिक एंड अनायनिक कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ये तो एक जनरल बात होगी, बट क्या ये हर केस में एप्लीकेबल होगा? However, it is not applicable. However, it is not applicable for H plus and OH minus ions. ये समझ में आ रहा है सबको? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? H plus और OH माइनस के केस में ये खेल नहीं होगा। जैसे देखो क्या होता है, Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस सपोज वाटर में मूव कर रहा है, ठीक है, Na प्लस वाटर में मूव करता है तो जो भी H2O मॉलिक्यूल है इसको घेरने लगते हैं, राइट? जो भी H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको घेरने लगेंगे, तो इसका मूवमेंट डिफिकल्ट है, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इसका यहाँ पे मूवमेंट डिफिकल्ट है ना, कोई भी नॉर्मल आयन की बात करो, इसका मूवमेंट डिफिकल्ट है। रिटर्न आदित्य,
फाइन। तो इसका मूवमेंट तुम्हें डिफिकल्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ घुसेगा ये स्फीयर बनाना चालू कर देंगे। मूवमेंट ऑफ Na+ इज डिफिकल्ट, मूवमेंट ऑफ Na+ इज स्टिल डिफिकल्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेशन स्फीयर। और यदि सॉल्वेशन स्फीयर नहीं बनाएगा तब तो कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो कोई भी आयन जब पानी में मूव करता है तो सॉल्वेशन के कारण ही कंडक्ट करता है, क्योंकि सॉल्वेशन के कारण वो अपने काउंटर आयन को भूल जाता है। तो सॉल्वेशन एसेंशियल है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट यदि सॉल्वेशन होगा तो मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। अब इससे H+ को क्या फायदा है वो देखते हैं। इनफैक्ट सिमिलरली Cl- के केस में भी यही होगा, उसका भी सॉल्वेशन होगा। तो H+ के केस में क्या फायदा है? H+ जब वाटर में आएगा, एवरीबॉडी जरा ध्यान से सुनना, H+ जब वाटर में पहुंचता है, H+ का सॉल्वेशन नहीं होता। ऐसे ही ये इसको सॉल्वेट करने के लिए जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड, समझ में देखो, इलेक्ट्रॉन जाता है हमेशा ल्यूमो से होमो की तरफ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास जाएगा, राइट? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन जाएगा ना इसके पास, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड में भेजते हैं हम इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो अब जरा देखो, तो अब होगा क्या, फिर ये इसको इस इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा H 0 है, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है वही बॉन्ड टूट रहा है। तो इस केस में नो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेशन स्फीयर, यहाँ कोई सॉल्वेशन स्फीयर होता ही नहीं है। तो एक्चुअली सीधा H+ मूव कर रहा है, जैसे इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसको इसने दिया, इसको इस तरह से चल रहा है। तो एक्चुअली में H+ मूव करता ही नहीं है, समझ में आ रहा है? एक्चुअली में H+ मूव करता ही नहीं है, वो तो नया H+ फ्री होने लग जाता है। तो एक तरह से रिएक्शन चालू हो जाती है, और ये बड़ा फास्ट होता है। तो अब ऐसा इसलिए कर पाता है H+, क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वो नया मॉलिक्यूल ही बना देगा। हमने ये सीखा है कि उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, राइट? तो उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वो नया H2O मॉलिक्यूल ही बना देता है, और उसको हाइड्रेशन स्फीयर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? और H2O बनाता है जो कि काफी स्टेबल कंपाउंड है, और इस प्रोसेस में कोई हीट भी नहीं लगता है, जैसा बॉन्ड बन रहा है वैसा टूट भी रहा है। तो H+ का जो केस है उसमें मूवमेंट इज वेरी फास्ट, इसलिए H+ मूवमेंट हर जगह नहीं, इन वाटर, पानी में, इज वेरी वेरी फास्ट, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। तो ये पानी में एग्जिस्ट तो करेंगे अभिलाष, ऑब्वियसली दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, बट द आयंस विल बी डीलोकलाइज्ड। इज दैट क्लियर? दैट क्लियर? द आयंस, द H+ आयन विल बी डीलोकलाइज्ड, बहुत तेजी से घूमता रहेगा चारों तरफ। इज दैट क्लियर? दे विल एग्जिस्ट बट ऑब्वियसली इट विल बी डीलोकलाइज्ड, ये एक जगह पे रहेगा नहीं, ये मूव करता रहेगा, और बहुत तेज मूव करेगा। अब चूंकि ये बहुत तेज मूव कर रहा है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है। तो H+ मूवमेंट इन दी वाटर इज वेरी फास्ट। रिटन एवरीवन? डेल्टा H 0 क्यों है? देखो आदित्य, यहाँ पे क्या है, यहाँ इधर H2O बन रहा है, और इधर से तुम देखो इधर भी H2O बन रहा है, इधर से देखो इधर भी H2O बन रहा है। तो जो बॉन्ड टूट रहा है वही बॉन्ड सी यहाँ पे एक OH बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी एक OH बॉन्ड बन रहा है, तो वही बॉन्ड टूट भी रहा है, वही बॉन्ड बन भी रहा है, तो डेल्टा H 0 नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अरे केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूट के नए बन जाते हैं, तो यदि पुराने बॉन्ड भी वही है और नया बॉन्ड भी वही है, तो इंथैल्पी क्या होगा? एंथैल्पी 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूट रहा है वही बॉन्ड बन भी रहा है, सो इन दैट केस डेल्टा H विल बी 0। H+ जो है पानी में बहुत तेज भागता है। अब यदि तुमसे पूछा जाए कि इक्विमोलर NaCl और HCl में कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? एवरीबॉडी, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी यदि तुमसे पूछा जाए इक्विमोलर के लिए, तो ऑब्वियसली NaCl का बहुत कम होगा और HCl का काफी ज्यादा होगा। ठीक है एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? ओके, बट कैन यू सी, बट वी कांट प्रेडिक्ट फॉर एसिटिक एसिड, जहां पे ये इलेक्ट्रोलाइज डिसोसिएट ही नहीं होता। एसिटिक एसिड और लेट्स से NaCl में कंपैरिजन कर सकते हो क्या? नो कंपैरिजन कैन बी डन, क्योंकि वो तो डिसोसिएट होता ही नहीं है।
यहाँ पे हम इक्विमोलर में कर पा रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। एनर्जी डायग्राम कैसा होगा? एनर्जी डायग्राम इसमें दोनों की एनर्जी सेम ही है। एनर्जी डायग्राम की क्यों जरूरत लग रही है तुम्हें आदित्य? Why do you think you need an energy diagram over here? The reacting molecule and the product has the same energy. So you can assume a case in which they are at the same energy level. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, दोनों की एनर्जी सेम है। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी। कैन यू कंपेयर बिटवीन एसिटिक एसिड एंड NaCl? नहीं कर सकते। समझ में आया क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो डिसोसिएट होता ही नहीं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उनका H+ या OH- बहुत कम निकलता है, तो उस केस में हम नहीं कर सकते। हाँ, हाउएवर वी कैन इजीली प्रेडिक्ट, यदि हमारे पास कोई इक्विमोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंपेयर कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारे पास थोड़ी रहेगा सोल्यूशन में। जब हम प्रैक्टिकली टाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं रहेगा, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंपेयर नहीं करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्विमोलर सोल्यूशन के लिए कंपेयर करते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाए हम, थोड़ा स्क्रॉल डाउन नाउ। तो देखो बेसिक कंसेप्ट इतना ही है कि H+ बहुत तेज भागता है। H+ इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल आयंस। सिमिलरली OH- भी तो वैसा ही करेगा। देखो OH- के केस क्या है? OH- ये देखो इलेक्ट्रॉन इसको लेके जाएगा, ठीक है, फिर ये OH- फ्री हो जाएगा, फिर इसको लेके जाएगा, फिर ये OH- फ्री हो जाएगा, ठीक है, फिर ये इसको लेके जाएगा, फिर ये OH- फ्री हो जाएगा, फिर इसको लेके जाएगा। तो इस तरह से मूव करता रहेगा। ये समझ में आ रहा है? OH- का मूवमेंट बहुत आसान है, तो एक तरह से जंप कर रहा है, और एक्चुअली जंप कर नहीं रहा है, नया OH- फ्री होता जा रहा है बार बार। तो सिमिलरली OH- मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी फास्ट इन वाटर, इज ऑल्सो वेरी वेरी फास्ट इन वाटर। ये भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो इसी तरह से यदि तुमसे कोई पूछे कि इक्विमोलर इक्विमोलर NaOH और NaCl में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो NaOH की होगी, राइट? NaOH की होगी अभिलाषा, क्योंकि OH- ज्यादा तेज भागेगा ना। तो देखो कंसेप्ट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्राइमरी कंसेप्ट यही है कि H+ और OH- बहुत तेज भागते हैं। दिस इज द प्राइमरी कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। H+ और OH- बहुत ज्यादा तेज भागते हैं। तो यदि टाइट्रेशन में वो आयंस रिप्लेस हो गए ना, यदि टाइट्रेशन में वो आयंस NaOH और HCl में भी कांट कंपेयर, ठीक है अथर्व, वी कांट कंपेयर इन दैट केस। हम इतना ही जानते हैं कि H+ और OH- के कंपैरिजन में H+ किसी भी कटायन से ज्यादा तेज करता है कंडक्टिविटी, और OH- किसी भी अनायन से ज्यादा कंडक्ट करता है ऑब्वियसली। तो बेसिक कंसेप्ट यही है। तो टाइट्रेशन में HCl की जगह यदि NaCl बन गया ना, तो कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये सबने लिख लिया? एवरीबॉडी रिटन? ओके, सो कैन यू अटेम्प्ट क्वेश्चन 146 एंड 147? एक ही क्वेश्चन करो, 146 ऑन N अवस्थी लेवल 1। N अवस्थी लेवल 1 क्वेश्चन 146। देखो बहुत इजी है, 146 आसानी से हो जाना चाहिए। सर H+ में सौरभ दे आर इक्वली मोबाइल, दे आर इक्वली मोबाइल, ठीक है। H+ और OH- दोनों एक तरह से तेज ही भागते हैं। क्या होगा आंसर बताओ? इसका आंसर देखो, पहला कौन सा होना चाहिए? दो, सी 1 and 2 रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट? 146 आई हैव रिटन अनवस्थी लेवल 1 146 बुक है ना सबके पास? देखो 1 and 2 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं कथन आंसर तो नहीं हो सकता डी। अरे भैया नॉन लीनियर किसके लिए होगा? नॉन लीनियर होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा जो 3 है वो तो NH4OH ही होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और बी ही बचा है।
ए और बी ही बचा फिर तो, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा? हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं, या तो ए या फिर बी। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉन लीनियर होता है। अब एक बात बताओ, इक्विमोलर सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? यदि सेम कॉन्सेंट्रेशन लेते हो तो किसका कंडक्टिविटी ज्यादा है, 1 का या 2 का? 1 का। तो 1 HCl होना चाहिए ना। इज दैट क्लियर? 1 HCl होना चाहिए। जैसे तुम्हारे प्लॉट किया हुआ है लेमडा एम, कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया, तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, राइट? और ये दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह का ग्राफ बनाया, दिस इज लेट्स से 1 एंड दिस इज लेट्स से 2। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होना चाहिए, जैसे HCl है, और ये थोड़ा सा कम करेगा तो ये NaCl मान लो। तो आंसर क्या बन रहा है बताओ? ये क्लियर है? इसको HCl क्यों बताया मैंने? क्योंकि ये ज्यादा कंडक्टिविटी दिखा रहा है इससे। ओके फाइन। सो अभी आगे बढ़ जाते हैं। NaOH में नहीं बोलेंगे कंपेयर करने को, NaOH भी बोल सकते हैं ना, NaOH और NaCl में NaOH ज्यादा बेहतर कंडक्ट करेगा, ठीक है? NaOH नहीं, एक्चुअली देखो कंपैरिजन होता है तो अनायन का अनायन के साथ होता है और कटायन का कटायन के साथ होता है। इज दैट क्लियर? अरे एवरीबॉडी ये बात तो समझो कि जब हम कंपेयर करेंगे, हाँ देखते हैं, ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे ना तो कटायन का कटायन से कंपेयर करते हैं, अनायन का अनायन से कंपेयर करते हैं कंपैरिजन। एक से दो ज्यादा क्यों? अरे क्योंकि NaCl है ना, NaCl से HCl ज्यादा कंडक्ट करेगा अथर्व, ये तो तुम्हें समझाया ना मैंने कि H प्लस और OH माइनस सबसे तेज भागते हैं पानी में। कटायंस में सबसे तेज H प्लस और अनायंस में सबसे तेज OH माइनस। तो कंपैरिजन जब भी होगा तो कटायन का कटायन से होगा, अनायन का अनायन से होगा। क्लास 10th के बच्चे से क्लास 10th के बच्चे को कंपेयर करेंगे, 11th वाले से 11th वाले को करेंगे, 12th वाले से 12th वाले को करेंगे। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ग्राफिकल ही रहते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस कम टू कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की होता क्या है ये। बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? Basic principle is what you have studied just now. The conductivity of is highest for H plus among cations, and it is highest for OH minus among anions. I hope it makes sense and it is clear to you, right? Is that clear? आगे बढ़ जाते हैं। Fine. See क्या होता है? A plot of lambda m versus volume of standard solution is drawn to identify end point of reaction. ठीक है, तो अब देखो इसमें करते क्या है, एंड पॉइंट कैसे पता करते हैं ये देखते हैं। जैसे मान लो लेट से तुमने क्या किया है, तुमने HCl लिया सोल्यूशन, ठीक है? HCl देखो, नोन किसको रखोगे अननोन किसको रखोगे ये तुम्हारे ऊपर है, यू कैन चूज एनीथिंग, ऐसा कुछ यहाँ पे बेस्ड कन्वेंशन नहीं है। तुमने इसको पॉजिटिव रखा और तुमने इसको नेगेटिव रखा, राइट? यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव। ऊपर से यू आर लेट से एडिंग NaOH, ऊपर से तुम NaOH डाल रहे हो। तो अब देखो रिएक्शन क्या होगा, HCl में तुमने ऐड किया NaOH और यहाँ NaCl और H2O बन गया, राइट? अब जरा समझते हैं बिफोर एंड पॉइंट क्या था। बिफोर एंड पॉइंट जब रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है तो चार्ज कैरियर्स क्या है इसमें, H प्लस एंड Cl माइनस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? एंड पॉइंट के पहले, यहाँ पे एंड पॉइंट के पहले हम बोल सकते हैं NaOH तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये बात तो समझ में आ रही होगी तुम्हें। तो एंड पॉइंट के पहले NaOH लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो H प्लस और Na प्लस बन रहा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, H प्लस कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस में और Cl माइनस तो वैसे ही है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि H प्लस इज रिप्लेस्ड बाई Na प्लस ड्यूरिंग रिएक्शन। ये समझ में आ रहा है
कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो H+ जो है वो रिप्लेस हो रहा है Na+ से। ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ये समझा दो। ये बात समझ में आ रही है कि जब रिएक्शन होगा एंड पॉइंट के पहले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जब रिएक्शन हो रहा है तो एंड पॉइंट के पहले H+ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Na+, मतलब रेस हो रही है कंडक्टिविटी की, और उसमें तुमने घोड़े को भगा के गधे को दौड़ाना चालू कर दिया, ठीक है, H+ को रिप्लेस कर रहे हो Na+ से, तो क्या होगा रेस में बताओ, तुम जीतोगे या हारोगे? तुम्हारी स्पीड कम होगी या बढ़ जाएगी? तुम्हारी स्पीड कम होती जाएगी, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारा का सारा H+ जो है वो, जैसे मान लो रेस में तुम 100 घोड़ों के साथ दौड़ रहे थे और धीरे धीरे एंड पॉइंट मतलब रिएक्शन खत्म, HCl, धीरे धीरे तुमने घोड़ों को हटा के गधे से रेस लगाना चालू किया, ठीक है, तो तुम्हारी जो टीम है उसकी स्पीड कम होगी या बढ़ती जाएगी? जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है वैसे वैसे घोड़े की जगह गधे आ रहे हैं, तो रिएक्शन में कंडक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी बताओ? Everybody, H+ is being replaced by Na+, so in the process conductivity will decrease, right? तो at end point हम ऐसा बोल सकते हैं, end point पे जब रिएक्शन खत्म होता है all H+ will be replaced by Na+, सारे के सारे घोड़े रिप्लेस हो गए गधों से। ये समझ में आया? ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट में मैंने ये लिखा है कि NaOH इज लिमिटिंग रिएजेंट Lr, तो उसका कोई काम नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने लोगों को डाउट है, ये समझ में आया या नहीं आया कि रिएक्शन खत्म होने के पहले Na+ इज बीइंग रिप्लेस्ड, सॉरी H+ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Na+, यानी रिएक्शन जब खत्म होगा उसके पहले H+ की जगह Na+ आ रहा है, घोड़े की जगह गधे आ रहे हैं, तो रिएक्शन में कंडक्टिविटी कम होना चाहिए, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? H+, अरे भैया H+ जा रहा है, Na+ आ रहा है, H+ पहले सोल्यूशन में था, अब सोल्यूशन में H+ नहीं है, अब उसके जगह पे Na+ आ रहा है, तो घोड़े पहले दौड़ रहे थे, अब हम घोड़े की जगह गधे रख रहे हैं, तो हमारा कंडक्टिविटी कम होगा ना, रेस में हम पीछे होने लगेंगे। अब जरा देखो, अब इसका ये पहले लिख लो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन, रिटन और नॉट। अब जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसमें होगा क्या। देखो, कंडक्टिविटी 0 होगा क्या एंड पॉइंट पे? अरे गधा भी तो दौड़ेगा ही ना, कंडक्टिविटी 0 तो नहीं होगा, इट विल बी मिनिमम। तो अब जरा देखो, कंडक्टिविटी को प्लॉट करते हैं, लेमडा एम को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ, तो ये इनिशियली मैक्सिमम होगा और एंड पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कि एंड पॉइंट पे तुमने सारा का सारा H+ को रिप्लेस कर दिया Na+ से। इज दैट क्लियर? एंड पॉइंट पे तुमने सारा का सारा H+ जो है Na+ से रिप्लेस कर दिया। ग्राफ लीनियर क्यों आएगा? ग्राफ लीनियर इसलिए आएगा बिकॉज कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। इज दैट क्लियर? देयर इज अ लीनियर रिलेशन। जस्ट अ मिनट, हेलो, या एक्चुअली आई एम इन लेक्चर, कॉल यू एट 2:35। सी, ग्राफ लीनियर क्यों आएगा? सी, अद्वैता हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, राइट? और यहाँ पे मोबिलिटी यदि तुम देखो H+ की जगह पे Na+ आ रहा है, तो ये लीनियर रिलेशन ही तो है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आ रही है लीनियर रिलेशन कैसे है? हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। ऐसा तो नहीं है कि हम चार्जेस चेंज कर दे रहे हैं, चार्ज अभी भी बैलेंस्ड है ना, पहले चार्ज बैलेंस था, पॉजिटिव चार्ज जितना था अभी भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफरेंस तो सिर्फ मोबिलिटी में ही आ रहा है। तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का लीनियर रिलेशन होता है, ये हमने पढ़ा था। तो दैट वे वी कैन से, हाँ, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यही वैलिड होता है। मोबिलिटी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नॉर्मली डिफाइन करते नहीं है, चार्ज कैरियर के लिए डिफाइन करते हैं। तो ये लीनियरली डिक्रीज करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? मोबिलिटी हम चार्ज कैरियर के लिए डिफाइन करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर जनरेट होंगे हम उनके लिए डिफाइन करेंगे।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट सॉल्यूशन में सारे मिल जाते हैं, इसलिए हम उसके पूरे के लिए डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा बताओ, एंड पॉइंट के बाद क्या होगा। अब तो देखो एंड पॉइंट के बाद तुमने खत्म कर दिया है, अब तो तुम्हारा HCl खत्म हो गया ना, अब तो NaOH पानी में अनरिएक्टेड रहेगा। आफ्टर एंड पॉइंट NaOH will be left unreacted। तो अब तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा ना, अब तो OH माइनस फिर से ये है क्या बोलते हैं उसको यार, ये भी तो घोड़ा है ना। अब तुमने क्या किया, फिर से वापस घोड़े भेजने चालू कर दिया एडिशनल, तो ये वापस बढ़ने लग जाएगा। वापस इसलिए बढ़ जाएगा अभिलाषा, बिकॉज हमने उतना वापस OH माइनस भी ऐड कर दिया ना। H प्लस की वजह से जितना कम हो रहा था, OH माइनस की वजह से उतना बढ़ जाएगा। तुम जितना ज्यादा डालोगे उतना बढ़ता जाएगा, तुम और OH माइनस डाल दो और ऊपर चला जाएगा लीनियर, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना बढ़ेगा, यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट। बट हाँ, जिस रेट से कम हुआ था लगभग उसी रेट से बढ़ेगा, राइट। इज दैट क्लियर और नॉट। NaOH लिमिटिंग रिएजेंट था, बट हमने क्या लिखा है, दिस इज आफ्टर एंड पॉइंट, दिस इज आफ्टर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट के बाद। सुजल, इज दैट क्लियर। सौरभ सेम रेट से इसलिए बढ़ रहा है कि जो जो कमी H प्लस ने प्रोड्यूस की थी, वो कमी अब OH माइनस पूरा कर देता है। और हम लोग बोलते हैं कि H प्लस इतना तेज भागता है कि Na प्लस की कंडक्ट उसकी मोबिलिटी उसके सामने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो जो H प्लस की वजह से कम हुआ वो OH माइनस की वजह से बढ़ जाएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट है ना। तुम ऐसा मान लो कि H प्लस और OH माइनस बहुत तेज भागने वाले हैं और बाकी सब भागते ही नहीं है, सब रेंगते हैं, इस तरह से मानो। NaOH यदि तुमने ग्राफ में स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम है, देखो ना ऐसा कुछ नहीं है, एंड पॉइंट के कितना टाइम तक तुम ऐड करते हो इसके ऊपर तुम्हारा ग्राफ डिपेंड करेगा। मैंने इस तरह से बना दिया है। अरे तुम ग्राफ यहीं पे खत्म कर दो ना, तुम थोड़ा ही सही NaOH डालो यहाँ पे और खत्म कर दो। मैंने यहां तक बता दिया है ये बताने के लिए जिस रेट से कम हो रहा था उसी रेट से बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो मैंने इसलिए इसको वापस उस पॉइंट पे ले आया। और इसमें किसी को डाउट है। कंसेप्ट बस इतना है कि H प्लस और OH माइनस बहुत तेज भागते हैं, उनके सामने बाकी आयंस की मोबिलिटी कुछ भी नहीं है, दे कैन बी इग्नोर्ड, and the mobilities of H plus and OH minus ions are relatively very high. That is the only thing to be remembered. यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जब भी वो आयंस रिप्लेस होंगे तो कंडक्टिविटी में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। Written everyone? Okay, fine. Okay, I'll give you a simple question. इसको कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन है, ये आपके पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ग्राफ है, ठीक है। इधर लेमडा एम प्लॉट किया गया है और यहाँ पे this is 15, this is 30, this is volume of H2SO4, ठीक है। this is in ml। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। तो क्वेश्चन है कि 20 ml KOH solution, 20 ml KOH solution was titrated with 0.2 mole per liter, 0.2 mole per liter H2SO4, ठीक है। तो अब आपको पता करना है मोलैरिटी ऑफ KOH क्या होगा, ये क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ अबव ग्राफ। बहुत इजी है, ट्राई कीजिए। एवरीबॉडी इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, ये एंड पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें। एंड पॉइंट तो ये है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एंड पॉइंट क्या होगा, ये होगा।
तो इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लगा वो तुम्हारे पास पता है इसका नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा 0.2 into 2, so it is 0.4. So 0.4 into 15 N1 V1 is 20 into जो भी N2 है तुम्हारा आएगा आंसर। तो N2 क्या आया बताओ 6 है ना अपॉन 20, so 3/10, so it is 0.3. Is that clear? It is 0.3 नॉर्मल बोल सकते हो, n फैक्टर ए सेम है तो इट इज 0.3 मोलर। इसमें किसी को डाउट है? ये एंड पॉइंट है, हमें पता चला ना जिससे हमने नॉर्मलिटी निकाली। एवरीबॉडी इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, यदि किसी को डाउट है तो बता दो, समझने में कोई दिक्कत है तो बता दो। तो स्क्रॉल करूं नीचे, शुड आई स्क्रॉल डाउन? ओके, तो इसी तरह के हमें ग्राफ बनाने हैं बस। आगे बढ़ जाएं। अब देखो ये हमारा केस 1 था ऊपर जो हमने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस था वो। अब देखो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका भी ग्राफ बनेगा क्या? जैसे इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग सपोज लेते हैं एसिटिक एसिड और उसमें हम ऊपर डालते हैं NaOH, ठीक है, और यहां लगा देते हैं एक सर्किट, ठीक है, ये वेरिएबल है, डीसी नहीं, यहाँ पे करंट लगाया हमने। थर्व रिटर्न अथर्व रिटर्न लिख लिया नहीं लिखा? ओके फाइन। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नई चीज होगी क्या एवरीबॉडी? तो 20 की जगह पीछे 30 आएगा, 20 की जगह 30 आएगा, कहाँ पे 20 की जगह 30 आएगा? इधर बोल रहे हो तुम? कौन सा 20? आदित्य प्लीज रिस्पॉन्ड, विच 20 आर यू टॉकिंग अबाउट? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस 20 और दिस 20? यहाँ पे 20 की जगह 30 क्यों आएगा एवरीबॉडी? यहाँ पे एंड पॉइंट ये है ना। अरे अरे एंड पॉइंट ये है, क्या है बताओ एवरीबॉडी, व्हाट इज एंड पॉइंट? ये 15 ml एंड पॉइंट है या 30 ml एंड पॉइंट है? अरे यहाँ पे खत्म हुआ था ना, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एंड पॉइंट 15 ml है ना। और डाउट है किसी को? देखो यहाँ पे वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ देखो बिफोर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट के पहले क्या होगा? यदि हम बात करें एंड पॉइंट के पहले, तो एवरीबॉडी एंड पॉइंट के पहले क्या होता है जरा समझते हैं इसको। CH3COOH जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3COONA प्लस H2O बनता है। आई होप इट इज क्लियर राइट? ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब एक बात बताओ, एंड पॉइंट के पहले तुम्हें नहीं लगता है कि NaOH तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा? तो तुम्हारे पास सोल्यूशन में क्या बचेगा? CH3COOH प्लस CH3COONA, यानी ये बन गया एसिडिक बफर। ये बन गया क्या? एसिडिक बफर। एंड पॉइंट के पहले एसिडिक बफर, एट एंड पॉइंट क्या होगा? एट एंड पॉइंट तुम्हें मिलेगा CH3COONA, तो यहां होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, CH3CO माइनस का। आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट के बाद तुमने NaOH डाला तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, CH3CONA प्लस NaOH कॉमन आयन इफेक्ट। ये मेन हीरो रहेगा और ये साइड हीरो की तरह बिहेव करेगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, इतनी बात तो हम लोग आयनिक वाली कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, पहले यही बात हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही ग्राफ बनाएंगे।
इसमें किसी को डाउट है तो राइट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव अहेड नाउ. आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो एंड पॉइंट तक क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बफर जब तक रहेगा तब तक कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी. लैम्डा एम को प्लॉट करेंगे तो एंड पॉइंट तक ये बफर है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और यहाँ हाइड्रोलाइज होगा और उसके बाद ही तुम ऐड करोगे तो ये बढ़ेगा. सी ये हो गया एंड पॉइंट. दिस इज लेट्स से वॉल्यूम ऑफ NaOH. तो ये एंड पॉइंट हुआ ना जिस पॉइंट से बढ़ना चालू हो गया, राइट. यहां तक क्या था? यहां तक बफर था. तो बफर तुम्हें पता ही है कि बहुत ज्यादा चेंज होने नहीं देता है कंडक्टिविटी में. ठीक है, तो बफर क्या होगा? बिफोर एंड पॉइंट थोड़ा सा घटना चाहिए. योर राइट सौरभ, बट इट इज ऑलमोस्ट अज्यूम्ड कांस्टेंट. थोड़ा घटना ही चाहिए. आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट इज ऑलमोस्ट अज्यूम्ड कांस्टेंट. बिफोर एंड पॉइंट the solution will behave like buffer. Solution will behave like buffer. ये बफर की तरह बिहेव करता है, लेकिन इट विल बिकम ए आफ्टर. हाँ ठीक है अभिलाषा, योर पॉइंट इज वैलिड. आई विल कम टू योर पॉइंट. एंड हेंस देखो इतना डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक अप्रोक्सीमेट बात मैंने तुम्हें बताई है. And hence its conductivity will almost be constant. Will almost be constant. After end point क्या होगा? Lambda m will increase. Lambda m will increase due to addition of OH minus ions. ये बात समझ में आ रही है? OH माइनस तो फिर बफर नहीं रहेगा ना, तो फिर तो बढ़ेगा ही. This is due to OH minus addition. Everybody, is that clear or not? बफर क्योंकि रेजिस्ट करता है और चेंज नहीं होने देगा, राइट. बट यहाँ पे ऑलमोस्ट चेंजेस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगे, चेंजेस होते हैं. कुछ बच्चों ने सवाल पूछा भी है कि चेंजेस कैसे होंगे. दे आर आल्सो वैलिड, राइट. आई विल कम टू योर पॉइंट. लाइक अभिलाषा एंड सौरभ, तुम्हारा पॉइंट पे मैं आता हूँ. तो इसको लिख लो अभी. रिटन एवरीवन? Everybody written or not? Okay. सबने लिख लिया ना? Can you take screenshots? Because मुझे ना एक चीज समझानी है. कुछ बच्चों ने कुछ सवाल पूछे हैं and they are relevant. मतलब particularly for advanced they are relevant. एक बात तुमसे पूछे हैं तो बताओ, pH से हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी ज्यादा होगा या कम? जब pH 0 है तो H प्लस कितना है एवरीबॉडी? H प्लस 1 है, और OH माइनस अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 14. तो टोटल H प्लस और OH माइनस मिला दें तो टोटल H प्लस प्लस OH माइनस, यदि हम चार्ज कैरियर्स की टोटल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं, जरा इस पॉइंट को ध्यान देना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. लास्ट लाइन रिटन आदित्य, तो इस चीज को ध्यान से समझना जो अभी मैं बोलने वाला हूँ. रिटन और नॉट? आदित्य रिटन? आदित्य रिटन और नॉट? एवरीबॉडी, pH is equal to 14 पे H प्लस, सॉरी 0 पे H प्लस और OH माइनस अप्रोक्सीमेटली 1 आया, राइट. pH is equal to 1 पे H प्लस 10 की पावर माइनस 1, OH माइनस 10 की पावर माइनस 13. तो यदि हम H प्लस और OH माइनस लिखते हैं इस बार, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 1.
pH 2 पे H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस देखोगे तो ये कितना आएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना बताओ, इनका टोटल चार्ज कैरियर अप्रोक्सीमेटली 10⁻² होगा। उसी तरह से pH 3 पे देखेंगे तो ये कितना आएगा बताओ, ये 10⁻³ होगा। pH यदि 4 बोलोगे तो कितना आएगा, ये 10⁻⁴। pH इज इक्वल टू 5 पे क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵, राइट। ये सबको समझ में आ रहा है। और ये मिनिमम कब होगा पता है, pH इज इक्वल टू 7 पे, जब ये H प्लस प्लस OH माइनस क्या होगा, 2 × 10⁻⁷। फिर pH इज इक्वल टू 8 पे देखोगे तो क्या आएगा, pH इज इक्वल टू 8 पे क्या आएगा। ये कितने लोग को समझ में आया, ये आ जाएगा 10⁻⁻⁶। तो अब बताओ कंडक्टिविटी किस pH पे मिनिमम होता है। फिर pH इज इक्वल टू तो फिर pH इज इक्वल टू 9 कर लो। तो अब ये समझ में आ रही है बात। फिर ये 10⁻⁵ चालू हो जाएगा फिर से वैसे ही। तो तुम्हें क्या लगता है कंडक्टिविटी मिनिमम कब है, कंडक्टिविटी मिनिमम कब है 7 पे और मैक्सिमम है 0 और 14 पे। ये बात कितने लोग को चमक रही है। कंडक्टिविटी एक्वस सॉल्यूशन पे यदि हमने एसिड या बेस डाला है तो मिनिमम होती है pH इज इक्वल टू 7 पे और मैक्सिमम होती है pH इज इक्वल टू 0 या फिर pH इज इक्वल टू 14 पे। ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही, चमक रही है नहीं चमक रही। Everybody is that clear or not? Okay, now Abhilasha, coming to your question and coming to your question, किसने पूछा था, सौरभ। अब जरा समझो, मान लो तुमने एसिटिक एसिड लिया हुआ है T इज इक्वल टू 0 पे, इसका pKa सपोज 6 है, ठीक है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो इसका pH क्या आएगा इनिशियली, pH एट pH कब, जब तुमने VNaOH कुछ भी नहीं डाला, 0 लीटर। आदित्य प्लीज राइट इट लीटर बिकॉज ये मुझे टॉपिक ये कराना है, मेरा छूट जाएगा फिर। स्क्रॉल कर, मैं नोट्स डाल दूंगा, चलेगा। ठीक है, pH इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने वॉल्यूम ऑफ NaOH कुछ नहीं डाला, ये सबको फॉर्मूला पता है ना, दिस इज हाफ pKa माइनस log C, हाफ pKa माइनस log C, ये बात तो सबको आता है। तो अब जरा देखो ये क्या आता है, ये आता है 3, ठीक है। अब बफर जब बनेगा तो पहली बार जब बफर बना तो ये आएगा pKa -1, बिकॉज तुम्हें पता है pKa +-1 रेंज होती है बफर की। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट। तो अब ये आएगा क्या, 5 आएगा। तो अब बताओ इनिशियली कंडक्टिविटी तो ज्यादा होगा, यानी जब हमने चालू किया, जब हमने लेमडा एम को प्लॉट किया वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ, तो अभिलाषा जो तुम्हारा सवाल है अब ये आंसर हो सकता है, pH इज इक्वल टू 3 पे ज्यादा कंडक्टेंस होगा और फिर 5 पे, तो 5 पे तो कम होना चाहिए ना इनिशियली इस रीजन में। बट एक्चुअली बुक्स में देखोगे सीधा ही ड्रॉ करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, बट ये ज्यादा एक्यूरेट है। तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। बुक्स में देखो तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एकदम सीधा बनाते हैं ऐसा, लेकिन ये काफी, और ये जिस वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस करेगा ना, वो वॉल्यूम क्योंकि बहुत कम है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा। ये हमने आयनिक में पढ़ा था, ये अभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हो जाएंगे काफी, ठीक है। तो बुक्स में सीधा स्ट्रेट बना देते हैं, और ये जो वॉल्यूम जो चेंज करेगा ना वो बहुत छोटा पार्ट होगा, तो वो छोटा पार्ट जो है हम रफ ग्राफ में बनाते ही नहीं है। अब बात करते हैं सौरभ तुम्हारी, तुमने जो पूछा था, अब बताओ pH इज इक्वल टू 6 पे, अब जब ये बफर रहेगा pK +1 तक, तो वो चेंजेस तुम्हें नहीं लगता बहुत कम होंगे। चार्ज कैरियर में कोई खास चेंज हो रहा है क्या, तो अब वो चेंजेस बहुत कम होंगे जो इस चेंजेस के हिसाब से हो रहा है, इधर बहुत ज्यादा चेंज है, इसलिए ग्राफ को इसको ऑलमोस्ट बना देते हैं कांस्टेंट।
ये अप्रोक्सीमेट गलत नहीं है, ठीक है, चलता है वो। पीएच के आगे लिखा है पीके -1, दिस इज पीके, दिस इज at the point of buffer formation, this is at the point of buffer formation। अब देखो इतना लोड लेना नहीं है, इतना टेंशन लेना नहीं है, तुम्हें बस इतना समझना है कि पहले बफर था और उसके बाद बढ़ जाएगा, तो सीधा लाइन बना के खींच देना, चलता है एग्जाम में ऐसे ही, एडवांस ने भी आज तक ऐसे ही पूछा है और ज्यादातर बुक्स में ऐसे ही लिखते हैं। हाँ यदि तुम पूछोगे डिटेल में कैसे करना है तो वो मैं बता सकता हूँ, बस इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये ऊपर वाली चीज ही यूज करते हैं, ये रिलेटिवली टफ हो जाता है, यदि इतना डिटेल में सोचोगे तो टफ हो जाता है, बट यही आसान है। ये वाली चीज सबको समझ में आ रही है, पहले बफर था उसके बाद बढ़ गया। ठीक है, एडवांस ने इस तरह के नहीं पूछे, छोटे छोटे चेंजेस के बारे में नहीं पूछे। एवरीबॉडी अब आगे बढ़ सकते हैं, इसमें किसी को डाउट है? टाइम तो खत्म ही हो गया आज। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं तुम्हें। एन अवस्थी का क्वेश्चन नंबर 149 150 ये तुम्हारा होमवर्क है, उसी के ऊपर है, इसको सोचना थोड़ी बार इसके बारे में। बाकी मैं बुक से जो होगा वो डाल दूंगा ग्रुप में। एन अवस्थी लेवल 1 क्वेश्चन 149 एंड 150। ठीक है, देखो आज हमने जो पढ़ा उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेसिकली आज हमने 2 आवर का क्लास, हाँ दो, नेक्स्ट वीक से अपन 2 घंटे का क्लास रख देंगे, नेक्स्ट वीक से 2 घंटे कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल कीप इट 2 आवर्स, क्योंकि आधा घंटा तो डाउट में ही चला जाता है। ठीक है, 2 घंटे की कर लेंगे। तो देखो मैं फिर से समझा देता हूं कि हमने क्या सीखा है आज। आज हमने ये सीखा है, बेसिकली बेसिक चीज तो ये है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो नई बात आई है वो ये है कि H प्लस और OH माइनस आयंस जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज भागते हैं, तो वो आयंस जब रिप्लेस होंगे दूसरे आयन से तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और कोई दूसरे आयन उन आयन से रिप्लेस होते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये समझ में आ रहा है? H प्लस के आने या जाने से, सिमिलरली OH माइनस के आने या जाने से बहुत फर्क पड़ता है कंडक्टिविटी में। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्राइमरी प्रिंसिपल तो यही है ना, कि H प्लस के आने और जाने में और OH माइनस के आने और जाने में कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो H प्लस और OH माइनस की ही बात करते हैं मोस्टली, और बाकी सबको भूल जाते हैं। वही कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्राइमरी कंसेप्ट है कि H प्लस और OH माइनस के आने से कंडक्टिविटी, H प्लस और OH माइनस के आने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उनके जाने से काफी कम हो जाएगी। तो बस उनको ही ध्यान देना है, बाकी सबको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है। हाँ, तुम्हें यदि छोटी छोटी डिटेल्स पे देखनी है ना, तुम देखो कि टोटल H प्लस और OH माइनस कहाँ पे है। तुम्हें दिख रहा होगा कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी pH 0 और 14 पे होगा और मिनिमम कंडक्टिविटी pH 7 पे होगा, जो क्योंकि वहां पे H प्लस और OH माइनस 2 × 10⁻⁷ होते हैं, जो रिलेटिवली मिनिमम है। तो इसलिए बोलते हैं कि न्यूट्रल पानी कोई खास कंडक्ट नहीं करता, ठीक है ना, और एसिडिक पानी कंडक्ट ज्यादा करता है। तो दैट वे यू विल बी एबल टू आंसर। अब जैसे तुम्हारा ग्राफ में pH 3 से 4 शिफ्ट मारा, तो 3 से 4 में कंडक्टिविटी कम हो रहा है, कैसे ये तुम देख सकते हो। और तुम्हें यदि एग्जैक्ट छोटे छोटे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो तुम वैसे हर पॉइंट पे pH निकाल करके प्लॉट कर सकते हो, एक रिलेटिव ग्राफ बन जाएगा। बट ज्यादातर केसेस में हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है आज की क्लास में जो हमने अभी पढ़ा है? Anybody, would you like to ask something? From next week we'll keep a 2 hour session. मॉड्यूल में तुम्हारे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ज्यादा सवाल है नहीं, ग्राफ भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट लीनियर नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हो? कौन से वाले पार्ट की, इसकी या इसकी?
विच पार्ट आर यू टॉकिंग, लेफ्ट वाले, ये वाला पार्ट क्या, ये लीनियर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली लीनियर बोला मैंने, दिस पार्ट इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर, आई टोल्ड यू अबाउट इट। और तुम्हें एग्जैक्टली देखना है तो तुम अलग अलग पॉइंट पे पीएच निकाल के देखो कैसे वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? प्राइमरी कंसेप्ट यही है कि H प्लस और OH माइनस आएंगे तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो जाएंगे तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। यही कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मेन कंसेप्ट होता है कि H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस कंडक्टिविटी में काफी ज्यादा चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज, पीएच के साथ कंडक्टिविटी का कैसे वेरिएशन है वो हमने आपको बताया एक लिस्ट बना करके। मैक्सिमम होगा पीएच 0 और 14 पे, मिनिमम होगा पीएच 7 पे। ठीक है, चलो गुड बाय। ये दो क्वेश्चंस कर लेना, 49, 149 एंड 150 लेवल 1 यूनिवर्सिटी से।